हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। हाँ जी बिल्कुल। ओके, एक बार आप लोग बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके तो चलिएगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं क्वेश्चन का। और देखिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कल देखिएगा, कल में भी आपकी जो यहाँ पर यूट्यूब की प्रैक्टिस की जो क्लास होगी वह हमारी लास्ट क्लास रहेगी। और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़े से कम करेंगे, बट हाँ मैं आपके साथ ईवीएस की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करूंगी। बेसिकली कि आपको एग्जाम में क्या क्या पैटर्न फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कैसे आप ऑप्शन के साथ डील करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ये सारी बातें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखिएगा मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, ईवीएस की बात करूं, तो आप लोग की जो कॉन्फिडेंट है, आप लोग की जो एनर्जी है बहुत अच्छी देखती है और आप लोग की तैयारी जो है बेसिकली बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप लोग को रिस्पांस देखकर मुझे ये लगता है और डेफिनेटली आप लोग बहुत ही बेहतर करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर आशा करती हूँ आप सबसे। चलेगा, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों नहीं है? देखिएगा भाई, इंग्लिश में मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन बायलिंगुअल बोलने की कोशिश करती हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करती हूँ बायलिंगुअल में, ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, चलेगा। अच्छा आज ही बता दीजिए आप, चलेगा गीता मैम, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। ठीक है, हाँ जी चलेगा। क्लियर है सब कुछ? एक बार बताइएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी ओके, सब कुछ क्लियर है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के सामने है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखिएगा टाइम की बहुत ही यहाँ पर क्या है, हाँ आप लोग के पास भी टाइम बहुत ही कम है और हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि फास्ट करें क्वेश्चन को। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर चीज़ों को कम रखेंगे और फटाफट कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा का हस्तांतरण का प्रतिशत कितना होता है? आज थोड़ी सी नंबरिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्वेश्चन कल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं। ओके चलेगा, क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन 20, 30 या 10 या फिर 5%। तो आप सबने बिल्कुल सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगी। जब भी ट्रॉपिक लेवल देगा, याद रखिएगा, अगर इकोसिस्टम में पूछा जाए कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं, तो याद रखिएगा मेनली आपके यहाँ पर कितने ट्रॉपिक होगा। मेनली याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो है आपके, वो आपके 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम जो होगा वो 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी खाद्य श्रृंखला में 5 से ज्यादा आपके पोषण स्तर नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला जो पोषण स्तर होता है वो उत्पादकों का होता है, यानी प्रोड्यूसर्स का होता है। दूसरा जो होता है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का होता है, और इनका नेचर कैसा होता है? तो याद रखिएगा ये होते हैं शाकाहारी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? शाकाहारी। सेकंड जो होता है, इसको हम लोग सेकंड कंज्यूमर भी बोलते हैं, यानी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। यह हो सकते हैं आपके कार्निवोरस, यानी हो सकते हैं क्या, मांसाहारी, और इन्हें 1 डिग्री कार्निवोरस बोलते हैं। तीसरे होते हैं हमारे 3 डिग्री कंज्यूमर, यानी इसके आपको बोल सकते हैं क्या, 3 डिग्री कंज्यूमर, यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और ये भी कैसे होते हैं? ये भी होते हैं मांसाहारी। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। और एग्जैक्टली आप लोगों ने सही बताया कि लिंडमान ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसके बारे में बताया था, इसीलिए यहाँ पर, हाँ इसीलिए इसको हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी या फिर लिंडमान का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन का डैश के लिए उपयोग किया जाता है। सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग रहेगा आपके ईवीएस के लिए वह रहेगा आपका ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, तो ईवीएस पेडागोजी पर अपनी पकड़ अच्छी बनाइए, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी की खास बात क्या होती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया, क्वेश्चन के सेंस को निकाल लिया, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, चलेगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर बात करें कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग और प्रदर्शन का उपयोग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस है हमारा कि बच्चों को स्वयं को सीखने में सक्षम बनाने और उनके अवलोकन कौशल को तेज करने में, या फिर बड़ी कक्षा में किया जा रहा है। और थर्ड वन क्या है कि पूछे गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा करने,
अवलोकन को संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए या फिर अनुशासन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए। अच्छा देखिएगा, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो अगर आप लोगों ने आराम से ये दोनों क्वेश्चन को आपने हटा लिया होगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया होगा। प्रॉब्लम हो रही होगी आपके फर्स्ट एंड सी में। सी भी देखा जाए तो बहुत ही इलेबोरेट आंसर है आपका, एक अच्छा आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर प्रयोग की अगर हम बात करें तो बच्चे को अगर अवसर मिल रहा है स्वयं से सीखने का, स्वयं से कर सीखने का, आपको पता है लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, इसलिए सी के बजाय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेस्ट आंसर, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं। सभी लोगों ने मोस्टली सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या होगा जिससे बच्चों को जानना चाहिए। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ एग्जैक्टली मनोरमा मैम, खुद से सीखना सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्टली 4 का आप लोगों ने डी आंसर किया। बिल्कुल सिंपल बात है भाई कि अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों को सेंसिटिव भी बनाना है, यह हमारी बात एनसीएफ भी करता है। एनसीएफ के पाठ्यक्रम यानी जो आपके एनसीएफ के द्वारा पाठ्यक्रम बनाया गया है ईवीएस का, उसमें ये सारी बातें इंक्लूड की गई हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है बच्चे क्या करेंगे, अपने स्थानीय संसाधन से करेंगे, यानी सबसे पहले वह आसपास के जो वातावरण उसके साफ सफाई करेंगे, तो यहाँ से उनकी बेसिक शुरुआत होती है। ये सारी बातें जो है इसके बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 है हमारा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करने का इनमें से सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। ओके फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि बच्चों को सक्रिय अधिगम का अनुभव देना, ठीक है, सक्रिय अधिगम का अनुभव देना। नेक्स्ट वन क्या है कि मनोरंजन और आनंद प्रदान करना, शिक्षण कार्यक्रम की निरस्ता में बदलाव करना या फिर शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करना। ये तो बिल्कुल सिंपल और सरल आंसर है। आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर कोई भी दिखेगा कक्षा के बाहर कोई भी एक्टिविटी हम करवा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी ऑप्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जहां पर बच्चे को इंगेज किया जा रहा है, बच्चे को शामिल किया जा रहा है, वह सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका सबसे बेस्ट आंसर। एक दो न्यूमोनिक आप लोग याद रखिएगा, जैसे क्या हो गया इंगेज वर्ड हो गया, आपका क्या हो गया कोलैबोरेटिव हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई। इसके अलावा अगर बात करें, चलेगा मैं कुछ टर्म याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ये सारे बड़े ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं, अगर आपको कहीं पर मिले तो ये सारे वर्ड आप लोग के लिए पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। एग्जैक्टली 5 का ए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सामाजिक बुराइयां यानी सोशल इविल के इनमें से क्या उदाहरण है। चलेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम लोग बात करें, चलेगा बाल, अगर हम लोग बात करें क्या सामाजिक बुराई, एग्जैक्टली ये सारी बातें सही हैं। कुछ आपसे मेरे यहाँ पर क्वेश्चन चलेगा। अगर हम लोग बात करें बाल श्रम निषेध अधिनियम, चलेगा बताइएगा आप सभी लोग कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। इसके अलावा मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की कि दहेज निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ सबके फैक्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि बाल विवाह की अगर बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है इनके बारे में बताइएगा, और इसकी जो टाइमिंग है, इनका जो डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे इस सभी क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली चलेगा। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो इसमें क्या होता है, यानी इसमें बच्चे का जो मानदंड रखा गया है वह 14 वर्ष से कम उम्र, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी जोखिम भरे काम में लगाते हैं तो यह इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि 1986 में यह बनाया गया। ठीक है, 1986 में यह अधिनियम बनाया गया, और इसमें क्वेश्चन एक यह भी आता है कि इसको पुनर्संशोधित कब किया गया, इसमें चेंजेस कब किए गए। तो याद रखिएगा इसमें चेंजेस किए गए आपके अक्टूबर 2006 में। इसमें चेंजेस कब किए गए, अक्टूबर 2006 में इसमें
चेंज किया। दहेज प्रथा की बात करें तो आप सबको पता है कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम जो है वह 1961 में हुआ, ठीक है, 1961 में यह लागू किया गया। अगर हम लोग बात करें बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो आप सबको पता है कि यह जो है यह अधिनियम याद रखिएगा 2006 में बना, और याद रखिएगा भारत में कब लागू हुआ, तो यह 1 नवंबर 2007, ठीक है, भारत में यह 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एग्जैक्टली आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि अक्टूबर 2006 में इसको पुनर्संशोधित किया गया था, और 1961, बिल्कुल सरिता मैम बिल्कुल सही बता रही हैं आप, हाँ जी बिल्कुल, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 क्या है कि तालाब के पानी में फिटकरी डालकर ही उसका उपयोग करना चाहिए, तो बच्चों को इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं, चलेगा, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। हाँ एग्जैक्टली, यह 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था, यह पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यहां पर बात करें कि निलंबित अशुद्धियों को अवसादित करने के लिए, क्योंकि फिटकरी अगर हम पानी में डालते हैं तो जितनी भी अशुद्धियां होती हैं सारी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, तो ये क्या होता है, अवसादन, या प्रोसेस क्या होता है, अवसादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धूम्रपान के इनमें से क्या परिणाम हो सकते हैं, चलेगा। 8 कर दी आप लोगों ने आंसर किया। आप सबको पता है कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कि हमारे हार्ट बीट तेज होना, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हृदय की धड़कन बढ़ना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रोंकाइटिस जो कि हमारी क्या होती है, लंग्स से रिलेटेड यह बीमारी होती है, जो हमारे एल्वियोलाई होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, तो ये सारी बातें सही हैं किसके बारे में, धूम्रपान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में यह तैरता रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है, चलेगा। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करिएगा। ओके चलेगा। 9 का क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 9 की बात करते हैं, 9 का सबने आंसर किया है एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए। ये जो याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो डेंसिटी से संबंधित है, यानी घनत्व से संबंधित है। याद रखिएगा किसी भी कोई भी वस्तु जो है जिसका घनत्व अधिक है वह तरल यानी द्रव में डूब जाता है, जबकि जिस वस्तु का घनत्व जो होता है वह द्रव के घनत्व से यदि कम है तो वह नहीं डूबेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। खारे पानी का घनत्व जो है वह सामान्य पानी से अधिक होता है, इसलिए जो पानी नींबू जो होता है वह डूब जाता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि यदि आप राज्य के उत्तरी भाग में बच्चों का भ्रमण कराते हैं और उनसे हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन आपके बारे में पूछते हैं, तो बताइएगा क्या होगा इसमें से राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम चांसेस आने के, बट हाँ आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। एग्जैक्टली देखिएगा यहां पर अगर बात करें, अच्छा पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, चलेगा। नमन जी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं सारी चीजें अच्छे से इसको डिटेल में करवा दूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर बात करें मुख्य रूप से क्या होती है, जो फीमेल होती है वो इसको लीड करती है, एंड यहाँ पर क्या होगी, सबसे जो क्या होती है, हेड जो होती है वो आपकी फीमेल होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बच्चों को यह देखने के लिए कि कहें कि पक्षी बहुत बार अपनी गर्दन को हिला सकते हैं, तो इनके लिए इनमें सबसे संभावित उत्तर क्या होगा। ओके एग्जैक्टली तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पक्षियों के बारे में, जो बार बार क्या करते हैं गर्दन का हिलाने का, इनकी बात केवल यही होती है कि उनकी जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, स्थिर होती है, इसलिए क्या होता है कि बार बार उनको अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि यदि मानचित्र आपके सामने है तो पूर्व दिशा में ये कहाँ दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र के बारे में, ओके। आपके जो सिलेबस में एक्टिविटी है, एक्टिविटी से रिलेटेड आपका मानचित्र से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, चलेगा। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी मानचित्र को अगर समतल पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मानचित्र को अगर हम समतल पे ड्रॉ करते हैं, आपका ये आप सबको पता है ये द्विआयामी होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर क्या होते हैं, जो नॉर्थ दिशा होती है, उत्तर दिशा, यह सबसे शीर्ष में होती है, ठीक है, ये क्या होता है, शीर्ष में। अगर हम लोग बात करें साउथ जो होता है, यानी साउथ की अगर हम लोग बात करें तो यह मानचित्र के निचले भाग में होता है, मानचित्र के निचले भाग में होता है। ईस्ट जो होता है यानी पूर्व जो होता है वह हाथ के दाहिने भाग की ओर यानी राइट की ओर होता है। एंड वेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, यह आपके हाथ के बाएं भाग की ओर यानी लेफ्ट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यह पूछा गया है एग्जैक्टली तो पूर्व दिशा के बारे में पूछा गया है, तो दाहिने भाग की ओर यानी राइट भाग की ओर क्या होगा, यह पूर्व दिशा होगी, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे एग्जैक्टली 13 का कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों के सम्मिलित या कीजिए और पता लगाइए इसका अनुभव का इनमें से क्या उद्देश्य होगा। चलेगा, देखिएगा ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप सबको पता है कि हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस में करे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा चीजों को हम रिवाइज करें। आज और कल की जो क्लास होगी, स्पेशली हमारी रिवीजन की क्लास होगी, ये हाँ जी, केवल यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस की दृष्टि से करिए। आप सबको पता है सबके आंसर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बारी इसको किया है, मुझे पता है आप सबको पता है इन सबके आंसर एग्जैक्टली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर ए सबने आंसर किया है और आप सबको पता है कि प्रत्यक्ष हस्तगति विधि का अनुभव प्रदान करना यह होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों की ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत इनमें से क्या होगा। चलेगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो यहाँ पर अच्छा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। मे बी मैंने यहाँ पर बोला था बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक किया था। चलेगा, आप आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का ए याद रखिएगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कि हमेशा अगर हम लोग बात करेंगे सनलाइट, क्योंकि देखिएगा अगर हम लोग बात करें सभी पूरे इकोसिस्टम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी लोग डिपेंड करते हैं किस पे, प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर जो होगा या प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहा है, या हमेशा सनलाइट एनर्जी का लेता है, ठीक है। ये क्या होगा, सनलाइट का यूज करके यहाँ पर क्या करता है, ये फूड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए यहाँ पर एनर्जी जो कि सनलाइट से क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि आकाश में मेघ विद्युत तब उत्पन्न होते हैं जब दो मेघ क्या होते हैं, विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को आच्छादित करते हैं, या फिर उपरोक्त तो सभी। चलेगा, बिल्कुल ठीक है, चलेगा, बिल्कुल हाँ जी, फास्ट कराएंगे, चलेगा, ओके एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, 15 का ए मोस्टली लोगों ने आंसर किया और एग्जैक्टली ये बातें बिल्कुल सही हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर मेघ विद्युत के उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने यहाँ पर आवेश यानी हम लोग बात करें कि चार्जेज को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानियों के उपयोग में डैश की मदद मिलती है। चलेगा, आंसर करेगा सभी लोग। चलेगा, बिल्कुल जहां पर एक्सप्लेनेशन के लिए बोलेंगे उसको करेंगे, ठीक है चलेगा।
आज क्वेश्चन की मैं बात करूं, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पर कहानी और कविताओं को शामिल करने का मतलब क्या होता है कि बच्चों के कल्पना और अन्वेषण को बढ़ावा देना। 17 हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 को दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण को मुख्य रूप से किस पर लक्षित होना चाहिए, इसका मेन गोल यानी मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। चलेगा, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर करिएगा। ओके, अच्छा 15 को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा चलिएगा नमन जी, मैं लास्ट में क्वेश्चन इसको ले लूंगी, ठीक है। अभी सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 को मैं एक बार फिर से ले लूंगी, ठीक है। 17 का भी आप लोगों ने आंसर किया, एग्जैक्टली यह होगा राइट आंसर। आप सबको पता है कि अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये क्या होता है सबसे बेस्ट आंसर, जो कि एनसीईआरटी इसकी अनुशंसा करता है। 18 की बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने के लिए छात्रों को अधिकतम भागीदारी यानी क्या करना है, छात्रों को अधिकतम एंगेज करना है क्लास में। तो सबसे इसके लिए सबसे बेस्ट प्रभावी शिक्षण रणनीति इनमें से क्या होगा, इनमें से पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट या फिर सबसे प्रभावी रणनीति इनमें से क्या हो जाएगा। ज्यादा बच्चों को एंगेज करना है, ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना है अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चलेगा। 18 का आप लोगों ने डी आंसर किया है। आप सबको पता है, देखिएगा सबसे बेस्ट क्या होता है, यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि कोई भी चीज अगर बच्चों को हम ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसके कहने का मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब यहां पर बच्चों को अवसर मिलेगा खुद से करके सीखने का, खुद से करने का सीखने का अवसर मिलेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन सभी ऑप्शन में आप सबको पता है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर बच्चों को चित्रित करने के लिए, जीवों को व्यवस्थित करने के लिए और उनको प्ले कार्ड, ठीक है, यहाँ पर प्ले कार्ड के द्वारा यहाँ पर अलग अलग जानवरों के इनको प्ले कार्ड दिए जा रहे हैं और वहां से वह चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सब में सबसे बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, चलेगा। विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है कि विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा और आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। चलेगा, देखिएगा इसको क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अगर विटामिन की बात करते हैं तो आप सबको पता है विटामिन को हम लोग मेटाबॉलिक रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। यानी देखिएगा मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होता है, यानी ऐसा प्रोसेस जो हमारे शरीर के सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को यहाँ पर कंट्रोल करता है। यानी विटामिन क्या होंगे, या तो हमारी बॉडी में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा कि हमारी जो उपापचयी जो नियंत्रण दर है उसको याद क्या करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन सब में मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करे कि पोषक तत्वों की कमी होने से होने वाले रोगों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कम मात्रा में इसको आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये क्या होता है, यानी विटामिन और मिनरल क्या होते हैं, यह होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में होती है। जबकि दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें जिसमें क्या क्या आएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आएंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं एंड लिपिड आते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी अधिभार पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा जो होगी वह शरीर में ज्यादा होती है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि निम्न में से किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओके चलिएगा, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिएगा 2-3 पॉइंट है, यहां पर 2-3 पॉइंट समझिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है, तो याद देखिएगा
अगर एक दो, क्योंकि देखिएगा बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के आपके होते हैं, एक तो होगा नेचुरल, एक तो होगा आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में भी क्या होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होते हैं। तो सभी में अगर बात करें टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक में पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है आपका सी इकोसिस्टम होता है, यानी समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टेरेस्ट्रियल में या फिर एक्वेटिक में कौन सबसे बड़ा होता है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, यहां पर क्या है, वन, तालाब, रेगिस्तान और घास, यानी यहाँ पर दो पूछा गया कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यानी जितने भी ऑप्शन आपसे दिया गया है इन सब में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा एक कॉन्सेप्ट यह है कि जिसके पास जहां पर डायवर्सिटी अधिक देखने को मिलेगी, जहां पर डायवर्सिटी यानी विविधता देखने को अधिक मिलेगी, जहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक होगी, वो पारितंत्र होगा सबसे बड़ा। ठीक है, जहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक, वो पारितंत्र होगा सबसे बड़ा। तो इन सब में मैं बात करूं, ठीक है, इन सब में मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि चाहे तालाब की बात करें, रेगिस्तान, रेगिस्तान में तो देखिएगा प्रोड्यूसर्स की संख्या ही बहुत कम होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। घास और तालाब में बात करें, इन दोनों के कंपैरिजन में जो वन होता है, वन जो होता है यानी जो फॉरेस्ट होता है, यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और प्रोड्यूसर्स यहाँ पर है तो इस पर डिपेंड होने वाले कंज्यूमर की भी मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बातें क्लियर है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए मोस्टली लोगों ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल संगीता मैम, मैं लूंगी, मैं बोला नहीं कि मैं लास्ट में आपका 15 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लूंगी। ठीक है, बिल्कुल। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी अगर हम लोग बात करें कि कारखानों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, होटलों में काम करने वाले, ये सारे बच्चे जो होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हाँ जी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वनों के लुप्त होने के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां इनमें से जिम्मेवार हैं? खनन, बांध निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों जड़ी बूटियों का संग्रह करना, बांस की टोकरियों को बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्ती की प्लेट बनाना। ठीक है, चलेगा। इन सभी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी यहाँ पर जो एक्टिविटी वो रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए, यानी वनों के डिफॉरेस्टेशन नहीं बोल सकते, यानी वनों की कटाई के लिए या फिर वनों के लुप्त होने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से डिफॉरेस्टेशन का ही कॉन्सेप्ट है ये आपका। रोशनी छोटा कभी नहीं पूछा गया, छोटा पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर कभी कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर हम चीजों को ये कंटिन्यू मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पर हम आइडिया नहीं लगा सकते कि सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि अगर हम लोग बात करें कि खनन करना और यहाँ पर बांधों का निर्माण करना, बाकी सारी बातें इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में से भरे कैरे में डाला जाता है तो वो मर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन, मैंने आपको कल भी बताया था कि याद रखिएगा जब भी पानी को बॉयल करते हैं हम तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी हो जाती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पोस्टर में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, तो बताइएगा ये चारों आप लोग स्टेटमेंट पढ़िएगा और बताइएगा इसमें पोस्टर का उद्देश्य जो है वह किसके बारे में जागरूकता फैलाना है। ओके चलेगा।
इस क्वेश्चन की बात करें, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की कि ये सारे जो बातें हैं वो डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण हैं। ठीक है, याद रखिएगा डेंगू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, डेंगू जो है आपका ये क्या प्रकार का वायरल फीवर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वायरल डिजीज है, वायरल फीवर होता है। और आप बताइएगा कि कौन से वायरस के कारण जो ये डेंगू होता है वह होता है। ठीक है, वायरस का नाम आप सभी लोग बताइएगा। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 के विटामिन ए का सबसे समृद्ध सोर्स इसमें से क्या होगा। ओके, विटामिन ए का सबसे समृद्ध सोर्स यहां पर क्या होगा। अब देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप सब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर, हाँ जी, सबसे रिच सोर्स के बारे में पूछा गया है, सबसे समृद्ध। अब यहाँ पर गाजर भी है, सेब भी है, दोनों में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बेस्ट अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गाजर। सबसे जो रिच सोर्स होता है वह क्या होता है आपका, कैरेट यानी गाजर। ठीक है, चलेगा। विटामिन ए के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जानते हैं। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जानते हैं बिकॉज आप सबको पता है कि ये विटामिन ए जो होगा वो क्या होगा, विटामिन ए की अगर मात्रा हमारी बॉडी में अधिक होगी तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से हमको बचाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से हमको बचाता है, इसलिए इसको हम एंटी इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपसे इनडायरेक्ट रूप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अफीम, मॉर्फिन और हीरोइन, मेथोडीन निम्न में से इनमें से किसके उदाहरण हैं ये। चलेगा, तो देखिएगा यहां पर हम लोग बात करें कि कुछ हमारी जो साइको एक्टिव मेडिसिन होती हैं यानी मनोसक्रिय दवाएं जो होती है, बेसिकली यहाँ पर 4 प्रकार की होती हैं। और इनमें अगर हम लोग बात करें तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन और मेथोडीन। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, इसको हम एंटी इन्फेक्शियस विटामिन के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस समूह का शब्द जो है वह घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे से यहाँ पर कौन से शब्द जो है वह संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप सबसे कई बार बताया गया और आप सबको पता है कि आयरन, अगर हम बात करें, आयरन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एनीमिया और एम्लिका, यानी आयरन अगर हमारे बॉडी में कमी हो रही है तो क्या होगा, आयरन में क्या होता है, आयरन में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अगर क्या कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया का जो रिच सोर्स होता है वह क्या होता है, एम्लिका। तो ये और बात करेंगे, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक शिक्षक ने उर्वरकों द्वारा भूजल प्रदूषण के बारे में बच्चों को शिक्षित करना चाहता है, तो इनमें से सबसे वह इनमें से किसका नाम लेगा, अमोनियम उर्वरक का, नाइट्रेट का, पोटेशियम का या फिर खाद्य उर्वरक का। ठीक है, शिक्षक किसके बारे में करना चाहता है, वह भूजल प्रदूषण के बारे में बच्चों को बताना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि देखिएगा भूजल प्रदूषण की बात करते हैं तो भूजल प्रदूषण कैसे होगा, यानी आप सबको पता है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, नाइट्रेट उर्वरकों का। या जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं वे क्या होते हैं कि ये मिट्टी से क्या होंगे, या आपके जितने भी वाटर सोर्सेस होते हैं उसमें एंट्री कर जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो आपके जो ग्राउंड वाटर होते हैं यानी जो भूजल होते हैं यानी ग्राउंड जो वाटर होते हैं उनको यहाँ पर पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपसे -1 पूछा गया है, एग्जैक्टली -1 आपसे पूछा गया है। चलेगा, 29 की अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कि बच्चा एक समाज का भाग है, समाज को समझना और परिवार को समझना, ये सारी बातें जो होंगी वह आपके सोशल साइंस का हिस्सा है, लेकिन अपराधों का रिकॉर्ड रखना यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 30 हमारा कि चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार क्यों परिवर्तित करता है, इस क्वेश्चन का आप सबको आंसर करना है। हाँ एग्जैक्टली, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं बताना है। ठीक है,
चलेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चलेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर, हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, क्योंकि देखिएगा पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह क्या है, चंद्रमा, और ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो जिसका हाँ जो बेसिक अगर हम लोग बात करें कि उसके आकार में जो डेली परिवर्तन होता है वह इसके पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज में भी थोड़ा सा इधर उधर है तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सोशल इविल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। ओके अभी हम लोगों ने जस्ट बात की कि दहेज निषेध अधिनियम ये कब पारित हुआ था, 1961 में पारित हुआ था। और इसके लिए याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें क्या होता है कि एक पक्ष के द्वारा जो होते हैं दूसरे पक्ष को, या फिर एक पक्ष के माता पिता को दूसरे पक्ष की शादी के लिए दिया जाता है, ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट है हमारा कि गर्म और आर्द्र मौसम में हम क्या पहनना पसंद करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्न में से कौन विद्यालय में एक सहायक नहीं होता है, या आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ओके सहायक की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि विद्यालय में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका, अध्यापक का, ठीक है, अध्यापक हो गया, माली हो गया, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है कि आपके गार्डियन वगैरह होते हैं, चौकीदार, बाकी पुलिस कर्मी का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा CCE के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर करिएगा। पहला क्या कह रहा है कि CCE की बात करें तो ये याद रखिएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, प्राप्ति के वांछित मानक बनाना, ठीक है, यानी आप एक निश्चित स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि स्व मूल्यांकन के लिए क्षेत्र प्रदान करना, ये सारी बातें सही हैं। याद रखिएगा CCE का जो कॉन्सेप्ट आया था वो याद रखिएगा NCF के अंतर्गत नहीं था, यह RTE के अंतर्गत आया था, ठीक है, जो RTE 2009 है, यानी राइट टू एजुकेशन 2009, जिसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत ये सारे कॉन्सेप्ट लाए गए थे, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था वह इसके अंतर्गत आया था। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईवीएस के निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति जो है वह स्वच्छता की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। यानी बच्चों को हम क्या बताना चाहते हैं, यानी स्वच्छता का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट विधि यानी उनको सिखाने की सबसे बेस्ट विधि इनमें से कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट वन क्या कर रहा है, प्रदर्शन विधि। याद रखिएगा मैंने आपको कई बार बताया है कि जो प्रदर्शन विधि होता है इसका संबंध किससे होता है, शिक्षक से। शिक्षक जो होता है कि बच्चों को बहुत सारे विषय या फिर प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे चित्र, बहुत सारे पोस्टर सभी यूज किए जा सकते हैं प्रदर्शन विधि के दौरान, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो व्याख्यान लेक्चर मेथड प्राइमरी स्तर पर आपको प्रमोट नहीं करना है। प्रश्न उत्तर विधि यह भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर बात करें सबसे बेस्ट क्या होगा, स्वच्छता के बारे में भ्रमण विधि, ठीक है। इन सब में बात करें तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 सेकंड हमारा कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में बच्चों की भागीदारी, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है यहाँ पर, तो किसका उपयोग इसमें से नहीं किया जाएगा, ठीक है। -1 आपसे आंसर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या करें, विचार विमर्श या फिर चर्चा करना, प्रयोग करना, पारंपरिक शिक्षण या फिर सहयोग। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके ईवीएस पेडागोजी से इस प्रकार क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। चलेगा 20 सेकेंड का सभी लोग आंसर करिएगा।
22 का आप लोगों ने सी आंसर किया। एग्जैक्टली आप सबको पता है कि जब पारंपरिक शिक्षण की बात करते हैं, यानी देखिएगा ये अगर हम लोग पारंपरिक शिक्षण यानी जो आप सबसे पहले यानी पुराने टाइम में जो हमारी शिक्षण की पद्धति कैसी थी, वो हमारे थे टीचर सेंटर्ड, ठीक है, टीचर सेंटर अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। जबकि अगर बात करिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग यानी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह किसकी बात करती है, वह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा एक -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, छात्रों के अधिगम को प्रमाणित करने के लिए ईवीएस शिक्षक के द्वारा निम्न में से किस प्रकार का आकलन का उपयोग किया जाएगा, योगात्मक, रचनात्मक, उपचारात्मक या फिर निदानात्मक। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। देखिएगा अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊंगी। निदानात्मक आकलन की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वह शिक्षक जो होता है बच्चों की समस्या को पहले जानता है, ठीक है, समस्या को जानना, ठीक है। उपचार की बात करते हैं, रेमेडी बोलते हैं इसको, रेमेडी, ठीक है। तो समस्या को जानने के बाद क्या होता है, यानी सबसे पहले और क्या करना, निदान करना, फिर समस्या को जानने के बाद उसका उपचार करना, यह आएगा उपचारात्मक में। रचनात्मकता कैसा, याद रखिएगा इसका आकलन, रचनात्मक आकलन का मतलब हमेशा नवीनता से होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका जो संबंध होता है हमेशा इनोवेशन से होता है। अगर बच्चा मान लीजिए किसी भी वेस्ट का यूज करके कोई भी चीजें बनाता है, कोई अच्छा मटेरियल बनाता है, तो यह आएगा रचनात्मक। यानी रचनात्मक में हमेशा बच्चों को कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नवीनता लानी है, नया क्रिएट करना है, तो वह होगा आपका क्या, रचनात्मक आकलन। योगात्मक की बात करें, एग्जैक्टली सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने, जितने भी लोगों ने बी किया है सबका गलत आंसर है, ठीक है। यहां पर क्या क्वेश्चन कहा गया है कि यहां पर छात्रों को अधिगम को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, आप सबको पता है कि फाइनली यानी जब बच्चे को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, यहां पर बच्चे के ग्रेड बताते हैं, यानी अब उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि तुम क्लास फर्स्ट में पास आउट हो चुके, अब तुमको सेकंड में जाना है, ठीक है, सेकंड में जाना है। यानी फाइनली यहां पर जब भी प्रमाणित करने की बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं ये हमारा होता है योगात्मक आकलन, क्योंकि योगात्मक आकलन का जो संबंध होता है वह क्या होता है, यह परीक्षा के अंत में, ठीक है, ये क्या होता है, कक्षा के अंत में या परीक्षा के अंत में हम क्या करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, यानी योगात्मक आकलन। क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि बच्चे को क्या करना है, अधिगम के संबंध में प्रमाणित करना है कि आपने क्लास, मान लीजिए उसके लिए थर्ड में कोई चीजें आपको सिखाई गई, अब थर्ड में जो भी चीजें हैं उसने सीख लिया है, तो आप उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें कि तुमने इस क्लास में ग्रेड ए पाया, ग्रेड बी पाया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझेंगे, ओके। हाँ एग्जैक्टली, प्रमाण देना जो होता है, अच्छा मैम कॉमेडी कर रही हैं, ओके, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रही थी भाई, मैं ये नहीं बोल रही थी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया तो आप लोगों को लगा बी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझना है उसके बाद आंसर करना है, एग्जैक्टली चलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा जब भी आपको प्रमाण की बात की जाएगी या कक्षा के अंत में बात की जाएगी तो वो हमेशा समेटिव होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति के अंतर्गत इसमें कौन सा आएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर मेथड की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। ओके चलेगा। 24 की अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी और शिक्षक को मिलकर काम करते हैं, समस्या को छोड़ दिया जाता है, विद्यार्थी के सामने समस्या रखी जाती है या फिर शिक्षकों के सामने विद्यार्थियों द्वारा समस्या रखी जाती है। याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है, ठीक है, जानबूझकर शिक्षक के द्वारा बच्चों के सामने समस्या रखता है और यहाँ पर वह क्या होता है, समस्या समाधान के लिए यहाँ पर बच्चों की सहायता भी करता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में प्रयोग जो होता है वह किस प्रकार से सहायक होता है।
चलेगा, आंसर करेगा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। एग्जैक्टली फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करने में, परिकल्पना को बनाने में या फिर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने, आप सबको पता है ये सारी बातें जो हैं वह सही है इसके बारे में। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आकलन उपकरण का चयन करते समय ईवीएस शिक्षक को निम्न में से किस बिंदु को याद रखने की आवश्यकता जो है वह नहीं होती है। ठीक है, -1 आंसर करना है। हाँ एग्जैक्टली देखिएगा, क्वेश्चन तो आपको देखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी आप लोग एग्जाम में यही चीजें करेंगे, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मे भी कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में चीजों को हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इस समय एग्जाम में क्या होता है, उतना प्रेशर भी रहता है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग फाइनली जब OMR शीट में अपना आंसर लगाएं, एक बार क्वेश्चन को अगर टाइम हो तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर -1 आपसे पूछा गया। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यहाँ पर बात करें कि अवधारणाओं से, विस्तृत अवधारणाओं से शुरू नहीं करना है। आप सबको पता है यहाँ पर सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, अगर इस कॉन्सेप्ट पर भी आए तो यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर विश्लेषण से संश्लेषण नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बातें की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, क्योंकि हमसे -1 यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा ईवीएस में सृजनात्मकता का माध्यम होता है, यानी मॉडल, कोलाज, भित्ति चित्र या फिर उपरोक्त सभी, यानी बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाना है। ओ तो चलेगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात करें तो ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28, ईवीएस को के किस दृष्टिकोण का उपयोग अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक चरण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिस्कवरी, सरल दृष्टिकोण, समस्या समाधान या फिर प्रोजेक्ट परियोजना दृष्टिकोण, जिसे हम प्रोजेक्ट दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके तो देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब भी कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या, पहले स्टेप में क्या करते हैं, सरल चीजों को यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रारंभिक दृष्टिकोण में हम क्या करेंगे, सरल दृष्टिकोण को अपनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सरल दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाएंगे। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि निम्न में से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट क्या करें कि बच्चों के ज्ञान के निर्माण के लिए सक्रिय भागीदारी, स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ना और बच्चों की प्रगति की तुलना न करना, या फिर ये सारी बातें तो आप सबको पता है ये सभी हमारे हैं पॉजिटिव टर्म, ठीक है। ये सारी बातें जो है वह एक पॉजिटिव टर्म की तरफ यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, आप देखिए क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल है, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन कि क्या आप खाने के लिए पौधों की पत्तियों का उपयोग करते हैं, अन्य किन तरीकों से पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न में कौन सी प्रमुख अवधारणा या कौन से मुद्दे को आप संबोधित करेंगे। पारिवारिक प्रभाव है या स्थानिक प्रभाव है, पत्ती की विविधता के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं, यानी बात करें कि फैमिली इन्फ्लुएंसेस है, लोकल नॉलेज है, लीफ की डाइवर्सिटी के बारे में है, या फिर नन ऑफ दीज। चलेगा, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल आप सबको पता है कि लीफ डाइवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ईवीएस के शिक्षण में शिक्षण अधिगम में किस उपागम
का प्रयोग किया जा सकता है, यानी विच अप्रोचेज ऑफ लर्निंग कैन बी यूज्ड इन द टीचिंग इन ईवीएस। फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रूट, लर्निंग बाय प्लानिंग या फिर नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, सबसे बेस्ट यहाँ पर अप्रोच होता है न केवल ईवीएस में बल्कि सभी सब्जेक्ट में, याद रखिएगा सबसे बेस्ट क्या होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा कि फली प्रकार का फल इनमें से किस पौधे के परिवार में पाया जाता है, यानी लेग्यूम टाइप ऑफ द फ्रूट फाउंड इन विच ऑफ प्लांट फैमिली। आप बात करेंगे फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी या फिर नन ऑफ दीज। चलेगा, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिएगा यहां पर याद रखिएगा, हाँ जी याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं, एग्जैक्टली जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं ये सभी आपके फैबिएसी फैमिली से होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है इनकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं उनमें होते हैं रूट नोड्यूल, तो ये सभी क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, एक नया पाठ शुरू करने से पहले एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को एक मनोरंजक गतिविधि में प्रोत्साहित करता है, तो इस गतिविधि का इनमें से क्या उद्देश्य होगा। चलेगा, आंसर करेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि शिक्षकों को प्रेरित और सक्रिय करना, यह होगा सबसे बेस्ट आंसर, यानी मोटिवेट एंड इनर्जाइज द लर्नर, ये होगा इसका सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है, कि बच्चों को जब हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर मोटिवेट करना और सीखना दोनों चीजें जो होती हैं, हाँ दोनों चीजें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ईवीएस कक्षा में आयोजित की जाने वाली वांछनीय मनोरंजक गतिविधि नहीं होगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, एक -1 आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है, कोलाज की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, रिटन समरी या फिर राइटिंग स्लोगन। अच्छा, नंबर 10th नंबर क्वेश्चन रॉन्ग टिक किया है। चलेगा, मैं देख लेती हूँ रेनू मैम। ओके, चलेगा। देखिएगा बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर क्या होगा, समरी लिखना। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर समरी लिखना नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक राजनीतिक मानचित्र में पैमाना लिखा हुआ है, क्या दिया है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर। तो दिल्ली से मुंबई की आपको डिस्टेंस कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस दूरी के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी आपसे इस प्रकार का कोई भी चीजें दिया रहा है, ठीक है, आपको एक छोटा सा डेटा देगा इसके बारे में, एंड आपसे कितना पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल 50 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई करना है और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया 1250 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 16 का बी, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षक ने ईवीएस कक्षा को सभी छात्रों को स्कूल परिसर में जलवायु और मौसम के बीच में अंतर का अलग अलग अध्ययन करने का निर्देश दिया, तो इसका इनमें से क्या कारण हो सकता है। ठीक है, जलवायु और मौसम का यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ध्यान सभी लोग पढ़िएगा कि जलवायु और मौसम का इन्होंने अलग अलग अध्ययन करने के लिए कहा है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि वह अवलोकन की सीमित अवधि देना चाहते हैं, या फिर शिक्षक के काम की जांच को आसान बनाने के लिए दैनिक अवलोकन की संभावना है यहाँ पर, या फिर ये क्या करते हैं, यह भ्रांति का निवारण करें, जो मिसकॉन्सेप्शन हुआ है उसको यह कम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली
देखिएगा 17 का डी आप लोगों ने आंसर किया और आप सबको पता है कि यहाँ पर देखिएगा कि बच्चों को हमेशा जब भी मौसम और जलवायु के बारे में बताएंगे तो चीजें साथ साथ बताएंगे, न कि अलग अलग बताएंगे। अलग अलग बताने से क्या होगा, इनमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन होने के चांसेस है, यानी भ्रांतियां हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा चीजें हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर चीजों को रिलेट करके सिखाना चाहिए, तो मौसम और जलवायु दोनों लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर चीजों को अलग अलग सिखाने के बजाय हम साथ साथ सिखाने का प्रयास करेंगे। यही बात इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, चीजों को समझेंगे तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ईवीएस आकलन में आमतौर पर पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, यानी जो मल्टीपल टाइप आपको क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा पहले सीखे गए तथ्यों का परीक्षण करता है और प्रतिधारण की शक्ति को मापता है। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर यूजुअली आस्क्ड इन द ईवीएस assessment test, the previously learned fact and measure of the power of retention। पहला क्या है, recall type, true और false, match of the following, या फिर recognition type of the question। देखिएगा आप सबको पता है कि जब भी हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली ये क्या होता है, स्मरण पर आधारित होता है। ये क्या होता है, हमारे स्मरण पर आधारित होता है, यानी ये बात करें रिकॉल टाइप ऑफ आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर एग्जैक्टली। ठीक है, इस चीज को आप लोग रिलेट कर पाते हैं खुद से, क्योंकि आप भी जब भी मल्टीपल आंसर करते हैं तो क्या होता है, मोस्टली हम चीजों को रिकॉल करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सबसे बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर डैश दोनों पाए जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन का, हाँ ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही आंसर करें कि अगर हम बात करें टाइगर एंड लॉयन जहां पर दोनों पाए जाते हैं, यह होगा क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वह है कि वे रोग जिनसे रोगाणु तात्कालिक कारण होते हैं वह डैश कराते हैं। द डिजीज वेयर द माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉजेज और कॉल्ड इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, क्रोनिक या फिर एक्यूट। चलेगा, तो ये तो आप सबको पता है इस क्वेश्चन के आंसर, बिल्कुल सिंपल और सरल क्वेश्चन है। ओके चलेगा, इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सबको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं संक्रामक रोग, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वे क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स के द्वारा यानी बहुत ही इमीडिएट, बहुत ही तेजी के साथ यह फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संक्रामक रोग के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये डिजीज होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आपके, ये सभी क्या होते हैं, इसके मेन वेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक प्राथमिक कक्षा में ईवीएस पढ़ा रहा है, वह सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे अन्य विषयों को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, तो वह यहाँ पर किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, यानी वह यहाँ पर किस अप्रोच को अपना रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है कि होलिस्टिक है या डिस्कशन है या प्रोजेक्ट है या फिर एक्सपेरिमेंटल है। यह चलेगा, आज क्वेश्चन की मैं बात करूं एग्जैक्टली फर्स्ट आप लोग आंसर करें। आप सबको पता है कि यहाँ पर जो टीचर है अगर यहाँ पर सभी चीजों को अपना रहा है, यानी अगर हम लोग बात करें कि आपका जो ईवीएस के अंतर्गत आपका साइंस, सोशल साइंस एंड आपका इन्वायरमेंट, इस सबको शामिल करने का मतलब क्या है कि टीचर यहाँ पर एक होलिस्टिक वे अपना रहा है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच को यहाँ पर अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल की किस परत पर O3 यानी आपके ओजोन जो है वो मौजूद होते हैं, लोवेस्ट, स्ट्रेटोस्फीयर, अपर मोस्ट या फिर ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली आप सबको पता है कि अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोन लेयर की बात करें, याद रखिएगा यहां पर, हाँ जी, अगर ओजोन लेयर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है,
तो ओजोन लेयर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कुछ जो गैसें जो होती हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ठीक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं वो क्या होती है, सीएफसी गैसेस होती हैं, ठीक है, सीएफसी गैसें जो कि आपके एसी वगैरह से निकलने वाली गैसें होती हैं। और देखिएगा यहाँ पर हम बात करें कि ये जो होती हैं यानी ओजोन लेयर का इनका अगर बात करें सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि ये हमको जो सूर्य से निकलने वाली जो आपकी डैमेज करने वाली यूवी रेज होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से विभिन्न प्रकार के आश्रयों के बीच अंतर बताने के लिए कहा, तो बताइए कि ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है वह शिक्षक के द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग यानी विश्लेषण। इन सारी बातों को आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन बस इतना सा आपसे पूछा गया है कि बच्चों को यहाँ पर यानी अगर आपको दो विषयों के बीच में आपको अंतर बताना है तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में से इसमें से किस लेवल में बच्चा होगा, पर नॉलेज के अंतर्गत आएगा, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई या फिर एनालिसिस। चलेगा, आंसर करेगा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने आंसर किया। याद रखिएगा जब भी दो पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि जब भी दो विषयों के बीच में संबंध बनाना हो, दो चीजों को रिलेट करना हुआ या फिर दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना हुआ, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में चाहे रिलेशन बताना हो चाहे डिफरेंस करना हो, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, समझ के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आएंगी। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की भारत के राज्यों का दौरा करते समय लड़कों का एक समूह बिना राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य में दौरा करता है, तो अब इनमें से वह किस राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मैंने आप सबको बताया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बात करेंगे। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड सभी में क्या है, सभी में आपके क्या है, सभी में यहाँ पर आपके एग्जैक्टली सभी में आपके क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई आपके राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन पंजाब में याद रखिएगा कोई भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा पिरामिड इनमें से किससे संबंधित होता है, चलेगा। एनर्जी पिरामिड की मैं बात करूं तो आपको बताना है इनमें से इसका संबंध किससे होता है, बहुत ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है, आंसर करेगा सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सब लोगों ने सही आंसर किया। आप सबको पता है कि फूड चेन से क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, रिलेट होता है। याद रखिएगा ऊर्जा पिरामिड ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि निम्न में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, 1971, 1961, 1951 या फिर 1967। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारी बातें कि याद रखिएगा 1961, ठीक है, ये जो अधिनियम है वह 1961 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या क्षेत्र में के रूप में एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करने के कारणों में इनमें से एक कारण कौन सा नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है यह। सभी लोग ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का और आंसर करेंगे। आपसे -1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आपसे एक -1 क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी आप लोग आंसर कर रहे हैं। आप सबको पता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारी बातें सही है, बट यहाँ पर बच्चों पर दबाव डालना यानी पाठ्यचर्या को जटिल समझना, यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है भाई, यहाँ पर क्या करना है ताकि उन पर अधिगम का दबाव डाला जा सके। बाकी सारी बातें आपके सही है, लेकिन ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये एक -1 आंसर है, ठीक है, हमसे नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें से पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की उप विषय श्रेणी में आने वाले सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो मैंने देखिएगा अभी कल की क्लास में आपको बताया था कि थीम और सब थीम के बारे में आपको पता होगा, चलेगा, थीम और सब थीम के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, चलेगा। और देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें।
देखिएगा पहला क्या कह रहा है कि भोजन, परिवार के खाना पकाने, खाना के साथ पौधे और पशु, यात्रा, या फिर बच्चे को अपनी दुनिया की समझ स्वयं से शुरू होकर के परिवार, पड़ोसी, मित्रों को शामिल करना। इन सब में आपसे पूछा गया है कि सब थीम के अंतर्गत इनमें से कौन सी बातें आएंगी। तो आप सबको पता है कि परिवार, यानी जो हमारा परिवार थीम होता है उसके अंतर्गत 4 प्रकार के आपके सब थीम आते हैं। इसमें से कौन है आपके, पौधे हो गए, पशु हो गए, काम हो गया और खेल हो गया। ठीक है, ठीक है, पौधे, पशु, काम और खेल, ये 4 आपके सब थीम आते हैं परिवार के अंतर्गत। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर करें इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि स्कूल में भूकंप आने पर आपको इनमें से क्या तरीके अपनाने चाहिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल और सरल आंसर होना चाहिए इसका, क्या कि मेज के नीचे छिप जाना। ठीक है, यानी हाइड अंडर द टेबल। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कैनाबिनाइड यानी कैनाबिनाइड्स अफेक्ट द, किसको प्रभावित करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को। चलेगा, सभी लोग आंसर करेंगे लास्ट क्वेश्चन का। ओके, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी आप लोग आंसर करें। आप सबको पता है कि इसका जो संबंध है वह किससे होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय संचरण तंत्र से होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी आप सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, चलेगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, चलेगा। आपने स्कोर जरूर शेयर करेगा कि आउट ऑफ 60 आप लोग के आज के स्कोर कितने रहे। ठीक है, क्लास के बारे में फीडबैक जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 को मैं एक बार देख लेती हूँ कि आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में पूछा था, मैं एक बार इसको देख लेती हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा आज पूरा सही हुआ, चलेगा प्रियंका, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एग्जैक्टली मोस्टली लोगों ने यहाँ पर 59 और 60 स्कोर किए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल 59 और स्कोर बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सबके रहे हैं। ओके चलेगा, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 15 ले लेती हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन को, बहुत लोग को डाउट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल, आप लोग को जो भी डाउट है जो क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा, मैं एक बार इसको फटाफट ले लेती हूँ सारे क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मे बी मैंने आपको यहाँ पर, हाँ बहुत सारे लोग बोले मैम आपने बी बताया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसका देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, चलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि मेघ विद्युत क्या होते हैं, तो अधिकांश जो मेघ विद्युत का निर्माण होता है वह कैसे होता है, वह ऋणात्मक रूप से आवेशित होने के कारण। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि देखिएगा एक पॉजिटिव, जब भी क्या होते हैं कि दो आवेश यहाँ पर कब टकराते हैं, जब आपका यहाँ पर अपोजिट पोल होंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेघ विद्युत होते हैं वह कब टकराएंगे, जब इनको ऋणात्मक आवेश मिलेगा। ठीक है, ऋणात्मक आवेश मिलेगा जब अपने चार्ज को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ मे भी मैंने कहीं पर अच्छा बी बताया थे मैंने। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, चीजें जो वहाँ पर होगा सबसे बेस्ट आंसर वही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि मेघ विद्युत जो होगा वो पॉजिटिव, अब इसको कोई भी ऋणात्मक आवेश मिलेगा तो उसकी तरफ, यानी जो चार्ज का जो एक्सचेंज होता है वह क्या होगा आपके अपोजिट पोल की तरफ होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ टकराने से ही बिजली बनती है। एग्जैक्टली, बातें क्लियर हो गई। अच्छा जूही 22 को एबीसी लिया है व्यापक ने। देखिएगा इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, कि फाइनली देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी चीजें, कभी कभी तो हमको ये भी खुद को नहीं पता होता है कैसे ये आंसर हो गया। ठीक है, या फिर देखिएगा बट यहाँ पर मेनली आप लोग हमेशा, मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग जो भी
उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग याद यहाँ पर देखिए। फाइनली हम आंसर को नहीं रट सकते ना, ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको रटने, तो वही तो क्वेश्चन, पहली बात तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चीजों को आप हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर अपने रखें, ठीक है। आप आंसर्स नहीं रट सकते हैं कितना भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और देखिएगा मैं कल की क्लास में थोड़ा सा बता दूं कि कल की क्लास में हमारी क्या रहेगी। अब आपका मे बी कल आपके जो ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे, नंबर आप क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। कल आपकी ये फाइनल मैराथन क्लासेस होगी, ठीक है, नंबर आप क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। और मैं जितने भी आपके कंटेंट के टॉपिक हैं या फिर पेडागोजी के टॉपिक हैं, सबसे हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके टोटल यदि आपके 8 यूनिट है, 8 और आपके 8 यूनिट में जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आपका डिजीज हो गया, वो चाहे सेंसस ऑर्गन हो गए, या फिर आपका इकोलॉजी इकोसिस्टम हो गया, या फिर फूड चेन हो गए, इन सब से रिलेटेड आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए, बट यहाँ पर एक फास्ट रिवीजन हमारा कल चलेगा, ठीक है। और आपके जो ईवीएस पेडागोजी है उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। मोस्टली जितने भी आपके टॉपिक हैं सबसे आपके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा 200 क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा नंबर आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि नंबर आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलेगा, वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और कल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लास के पहले ही या फिर क्लास के लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी ईवीएस की मतलब स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को टैकल करें जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अच्छा नंबर आप क्वेश्चन 100 होने चाहिए, ओके, चलेगा, बिल्कुल। आज जितने पॉसिबल हो पाएंगे, जितने नंबर पॉसिबल हो पाएंगे क्वेश्चन के, वो सभी कहेंगे, ठीक है जी। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, चलेगा, बिल्कुल, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।